बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाजरीन, बलूचिस्तान में जो बहरान है वो अभी हल होने का नाम नहीं ले रहा। मरकज़ में जो बहरान है वो भी उसी तरह इल्तवा का शिकार है। अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब की जो हुकूमत है वज़ीर आला बलूचिस्तान की, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है। जोड़ तोड़ शुरू है। वहाँ पे अपोजिशन का जो दावा है और जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले लोग हैं उनका दावा है कि वो जाम कमाल साहब की हुकूमत का तख्ता कर देंगे, जबकि जाम कमाल साहब बड़े पुरएतमाद हैं और वो कहते हैं कि नहीं, वो ना तो रिज़ाइन करेंगे बल्कि वो फेस करेंगे तहरीक अदम एतमाद को। बलूचिस्तान की ये सारी सूरत हाल पे आज गुफ्तगू हम करेंगे बड़ी डिटेल के साथ, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी जोड़ तोड़ तो बजा, हुकूमत गिराने की और बनाने की कोशिशें भी बजा, लेकिन इस सारी कोशिश के दौरान कहीं उस अवाम का भी जिक्र हो रहा है जिसके लिए आज पेट्रोल तकरीबन 11 रुपए महंगा कर दिया गया है, जिसके लिए बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसको ये खुशखबरी सुनाई गई है कि आने वाले दिनों में गैस का बहरान शदीद होगा, मिलेगी भी नहीं, मिलेगी तो महंगी मिलेगी, जिसके बारे में ये बताया गया है कि उसे पानी भी उन रेट्स पर नहीं मिलेगा जिस पर वो आज या इससे पहले पी रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में बलूचिस्तान के अवाम का पुरसान हाल कौन है, बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सच टीवी क्वेटा जनाब अब्दुल गनी काकड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। काकड़ साहब, बलूचिस्तान में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आज हफ्ते के दिन क्या हो रहा है वहाँ पे? जाम कमाल साहब की हुकूमत गिराने की कोशिश बराबर साबित होती हुई नजर आ रही है आपको, या जाम साहब की हुकूमत बचने की कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है? देखिए हनीफ कावर साहब, इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ये है कि अब से कुछ देर पहले गवर्नर बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान असम्बली का इजलास समन किया है, और ये 20 तारीख को ये इजलास होगा जो कि शाम 4 बजे तलब किया गया है। तो इस इजलास में ये जो नाराज अरकान की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई है वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ, ये तहरीक पेश की जाएगी, और अपोजिशन के जो अरकान हैं इतलात ये हैं कि वो भी फसे पर्दा ये यकीन दहानियाँ करा चुके हैं अपोजिशन के बिहाफ पे कि वो इस तहरीक की कामयाबी के लिए किरदार अदा करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि सादा अक्सरियत की अगर हम बात करें तो जो सादा अक्सरियत दरकार होगी इस अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए वो तो 33 मेंबरान की है, और इस वक्त 33 उम्मीदवार हैं। और कितने लोगों ने साइन किए हैं अदम एतमाद की तहरीक पे? ये जो तहरीक अभी हुकूमती नाराज अरकान की जानिब से पेश की गई है, इसमें 14 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो एक तरफ तो ये दावे कर रहे हैं कि वो गैर जानिबदार हैं और वो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो इसमें फतेबर्दा उनका भी किरदार है इस तहरीक के हवाले से। अच्छा, ये काकड़ साहब 14 अरकान तो हो गए, ये बाप पार्टी के नाराज अरकान जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई है, ऐसे ही है? जी, इसमें बाप पार्टी के भी शामिल हैं और कुछ दीगर इत्तेहादी जमातें भी हैं जो जिनके कुछ अरकान, जिसमें खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं, वो भी इस तहरीक में किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये 14 अरकान तो ये हो गए जिन्होंने साइन कर दिए, ये तो सामने आ गए। ऑपोजिशन के पास कितने अरकान हैं जो क्लियर कट ऑपोजिशन के साथ है? देखिए 19 अरकान ऐसे हैं अपोजिशन के जो मजमूई तौर पर जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो इस वक्त अगर ऐसी कोई तहरीक बनती है या कामयाबी की जानिब को जरूरत पड़ती है अपोजिशन अरकान की, तो वो उसमें अगर किरदार अदा करें तो शायद किसी हद तक वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है अगर उसकी हम बात करें तो जमात उलमा इस्लाम की इस वक्त 10 नशिस्तें हैं। इसी तरह जो दूसरी अपोजिशन जमात है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बेंगल की, उसकी यहाँ पे 7 नशिस्तें हैं बलूचिस्तान में, और इसी तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 1 है, और इसी तरह जो असलम रसानी है साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जो रहे हैं, वो इस वक्त अगरचे आज़ाद उम्मीदवार है लेकिन उनकी भी जो हिमायत हासिल है इस वक्त अपोजिशन जमातों को। फिर इसी तरह साबिक जो वजीर आला थे सनाउल्लाह ज़हरी, उनके बारे में अभी तक उनकी जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन इम्कान यही है कि वो चूंकि हाल ही में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो वो जो पार्टी की क़यादत होगी, उनकी जो मुशावरत होगी, उसके बाद ही उस पर अपना कोई
फैसला दे सकेंगे। इसी तरह जो दीगर अच्छा, ये अब्दुल गनी साहब, ये बलूचिस्तान में जब भी हुकूमत बनती है, गिरती है, जो कुछ भी सियासी वाक़यात होते हैं, ये इटसेल्फ बलूचिस्तान के अंदर से ही वकूअ पज़ीर नहीं हो रहे होते, बल्कि बैरूनी फैक्टर भी इसमें बड़ा होता है, और बैरूनी फैक्टर से मेरी मुराद इस्लामाबाद है। तो ये जो कुछ इस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी लोकल क्वेटा से ही हो रही है या इस्लामाबाद का भी अमल दखल है इसमें? देखिए, आपने बहुत अहम निशानदेही की है। यकीनन मेरे ख्याल में ये तो अभी कोई इसमें ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जो वाज़ेह ना हो, लेकिन ये बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ यहाँ पे जो मुबस्सिरीन हैं, जो सियासी अमूर को जानते हैं या जो इस हवाले से एक गहरी नज़र रखते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि चूँकि बलूचिस्तान, जिस तरह आपने निशानदेही की, यहाँ पे तो जो इत्तेहादी हुकूमतें हर वक्त बनी हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार रहा है। तो ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इसकी हुकूमत के क़याम के हवाले से भी यही क्या सरायाँ यहाँ पे गर्दिश कर रही थी, और अगर देखा जाए तो कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं जो निशानदेही करते हैं कि शायद यकीनन ऐसी कोई बात ज़रूर थी जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनका किरदार था। जितनी भी काकड़ साहब बलूचिस्तान की ये अलाइज पार्टीज हैं जो जाम कमाल साहब के साथ खड़ी हैं, इसमें मेरा ख्याल जाम कमाल साहब का जितना किरदार है उससे ज़्यादा उन ताकतों का किरदार है जिनकी सपोर्ट जाम कमाल साहब को हासिल रही, या जाम कमाल साहब की शख्सियत में इतनी जाज़बियत है कि ये सारे उनके साथ बंधे रहे, लगे रहे? हनीफ साहब, ये बहुत अहम पहलू है। बलूचिस्तान के जो नाकिदीन हैं वो इसी पहलू को ज्यादा उजागर कर रहे हैं। इस वक्त आप देखें कि जो नाराज उजरा है या वो लोग जो हुकूमत का हिस्सा थे और अब ये दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में मौजूदा जो हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर रही है, इसीलिए उन्होंने जाम कमाल के खिलाफ ये तहरीक शुरू की है। मैं आपको ये बताऊं कि जब यही गुजरा इस वक्त इक़्तिदार का जब हिस्सा थे, जब उनके मफादात इस हुकूमत से वाबस्ता थे, जब उनके मफादात के मुताबिक ही यहाँ पे काम हो रहा था, उस वक्त तो ये जाम कमाल की तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। लेकिन अब वही जाम कमाल उनको जब ये उनसे बात करते हैं तो उनको ये कहते हैं कि जी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जाम साहब जब भी माजी में कभी किसी परेशानी का शिकार हुए तो उनके लिए जो गैबी मदद पहुंची वो इस्लामाबाद से सादक संजरानी साहब की शक्ल में पहुंची, और सादक संजरानी साहब के पास कई कुव्वतें थी, जादुई कुव्वत भी थी उनके पास, और वो कुव्वतें लेकर वहाँ पे जाते, जाम साहब को सपोर्ट करते और आन की आन में मसला हल हो जाता। इस दफ़ा भी सादक संजरानी साहब वहाँ पे गए, लेकिन वो तनहा से लग रहे थे, लगता था कि उनके पास उतनी ताकत और कुव्वत नहीं है जो पहले वो लेकर जाते थे बलूचिस्तान, शायद इसीलिए वो मसला भी रिजॉल्व नहीं कर पाए। इस बात में कितना वजन है? इसकी एक वजह यह है कि हनीफ कमर साहब इस वक्त जब ये रिसेंटली जब उन्होंने विजिट किया कोयटा को, जब वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो मामला थे इनको वो बेहतर बनाए, तो वो चूंकि उन्होंने जब पहली बार यहाँ पे जब यहाँ मुलाकातें की तो उन मुलाकातों में भी उनके जो नाराज गुजरा थे उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई थी, और उन्होंने उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि वो इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। तो अब उनका जो हालिया दौरा है बलूचिस्तान था उसमें भी उन्होंने वही बातें की, लेकिन उनको ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं किया गया, पजीराई इसलिए उनको ना मिल सकी क्योंकि जो गुजरा या फिर नाराज थे उन्होंने उनको ये कहा कि आपके जो पहले वाले दावे थे उनको आप अमली जामा नहीं पहना सके हैं। अब्दुल गनी काकड़ साहब, ये बताइए कि इस्लामाबाद में भी एक बहरान जन्म ले चुका है, वो भी हल नहीं हुआ अभी तक। DGISI के तकर्रर के मामले में जो हुकूमत और फौजी जनता के दरमियान जो एक खलीज पैदा हुई वो अभी तक फिल नहीं हो सकी। तो क्या इस्लामाबाद का बहरान हल होने से पहले बलूचिस्तान का बहरान हल होता नजर आ रहा है आपको, या ये दोनों बहरान इंटरलिंक हैं आपस में कहीं ना कहीं? जो हालात दिखाई दे रहे हैं उस तनाजुर में अगर बात की जाए तो ये इंटरलिंक ही लगते हैं, और शायद ये सूरत हाल उस पर कोई मुस्बत तब्दीली उस वक्त तक सामने नहीं आ सकती जब तक ये मामला बेहतर नहीं होते। जाम कमाल साहब का मोराल कैसा है, क्या लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है, वो फेस करेंगे या सरेंडर करेंगे? देखिए, उनका मोराल तो बुलंद दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ कंफ्यूज दिखाई भी देते हैं। सारी सूरत हाल में जोड़ तोड़ तो हो रहा है, हुकूमत गिराने की कोशिश भी हो रही है, बनाने की कोशिश भी हो रही है। कहीं बलूचिस्तान के उन लोगों का जिक्र भी हो रहा है इस सारे किस्से में जो कल भी अपने बच्चों की लाशें लेकर बैठे हुए थे सड़क पर, वो लोग जिनके लिए आज पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, बिजली महंगी कर दी गई है, पेट्रोल की शॉर्टेज है, गैस के बारे में मैंने जिक्र किया, उस अवाम का भी कहीं इस सारी कहानी में कहीं कोई तज़किरा आपको नजर आ रहा है?
نہیں بالکل بھی نہیں ہے، کسی بھی پہلو میں آپ کو ایسا کوئی تذکرہ دکھائی نہیں دے گا۔ بہت شکریہ عبدالغنی کاکڑ صاحب۔ ناظرین، پروگرام ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان قاہرہ صاحب۔ السلام علیکم قاہرہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ قاہرہ صاحب، اس طرف اسلام آباد میں بحران ہے، کوئٹہ میں بحران ہے، پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے، آج بجلی مہنگی کرنے کی نوید سنائی گئی ہے، گیس کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے کہ آنے والی سردیوں میں گیس کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا عوام کو۔ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ پاکستان کو نیا پاکستان بنانے والے یہ تو قوم کو جواب دیں، ان کو لانے والوں کو بھی دینا پڑے گا، ان کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ کیا صورتحال اس وقت ہمارے ہو رہی ہے؟ خان صاحب کی پالیسی ساری عمر کی یہ ہے، ساری زندگی کی پالیٹکس لڑائی کی پالیٹکس ہے، کلیش کرنے کی پالیٹکس ہے، کنفیوز کرنے کی پالیٹکس ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن سے یہ لڑے ہوئے ہیں، نیب کے ساتھ انہوں نے ساری اپوزیشن کو لڑایا ہوا ہے، آرمی کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹینشن کھڑی کر لی ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے جو حال کیا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر ہم غور کریں تو عمران خان صاحب اس معاملے کے ماہرین میں شامل ہیں۔ ایک روٹین کا ایشو ہے، اس کو بڑا خراب کر کے پیش کر دینا۔ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا ایشو تھا، جس طرح نوٹیفیکیشن انہوں نے ایشو کیے، اس کے بعد جو عدالت کے اندر بار بار ان کی سبکیاں ہوئیں، پھر الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا وقت آیا تو اس میں بھی انہوں نے آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے سارا کچھ وائلیٹ کیا، الیکشن کمیشن نے اس پہ انکار کر دیا، پھر ان کو سبکی ہوئی۔ نیب کے چیئرمین کا معاملہ بلا وجہ انہوں نے کوارڈیننس دے کے رولز کو وائلیٹ کیا ہے، اس پہ نیا انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ کنفیوژن کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کنفیوز کر کے نعرے مار کے اور اپنے مخالفین کو ملک دشمن ثابت کر کے آپ لوگوں کی سمپتھی لینا چاہتے ہیں۔ قمر زمان صاحب، خان صاحب تو آپ نے کہتے تھے نا فرمایا لوگوں کی کہ یہ چیخیں نیا نکل جائیں پاکستان، گی، باقی نکل گئی ہیں۔ سر آپ نے فرمایا کہ یہ نیا پاکستان ہے اور نیا پاکستان بنانے والوں کو جو لائے تھے، لانے والوں کو سوچنا ہوگا۔ لانے والے کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ اب تو ان کے سامنے آپ کھڑے ہو بھی گئے ہیں، خان صاحب۔ آپ بھی لانے والوں میں شامل ہیں۔ نہیں، میں تو نہیں تھا۔ آپ سے مراد میڈیا ہے۔ ٹھیک۔ آپ لوگوں نے بھی عمران خان کی جو کمپین تھی اس کو بہت ہائی لائٹ کیا تھا اور بڑا اٹھا کے لائے تھے، اس میں اپنے آپ کو آپ بری و ذمہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ قوم تک جو الوژن اس نے پھیلا کے غلط وعدے کر کے جو قوم کو بہلایا تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ وعدے پورے نہیں ہو سکتے۔ میڈیا جانتا تھا کہ سستا تیل نہیں ہو سکتا، سستی بجلی، اس کے اوپر ٹیکس ختم نہیں ہو سکتے، آپ جانتے تھے کہ 1 کروڑ نوکری نہیں دے سکتے، لیکن آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے۔ اس گناہ میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس میں آپ بھی ہیں۔ وہ جو گناہ گار ہیں، جو گناہ میں شامل رہے ہیں آپ کے بقول، کیا آپ وہ کچھ سوچ رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سب کو سوچنا چاہیے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ جو اسلام آباد میں جو کرائسس ہے، حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ سیٹل ہو چکا ہے وزراء حکومت کے اور یہ سب کچھ معاملہ ہو گیا ہے، شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ابھی 6-7 دن میں ہو جائے گا حل، کیا واقعی یہ حل ہو گیا؟ 4 لائنوں کا ایک سمری ہے، اگر آپس میں اتفاق رائے ہو گیا ہے، سیٹل ہو گیا ہے، تو پھر تو اس نوٹیفیکیشن ایشو ہونے میں تو کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو پی ایم سیکریٹریٹ سے ایک 1.5 منٹ میں وہ سمری سائن ہوتی ہے، سمری ٹائپ ہوتی ہے، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ابھی تک اگر وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ تعطل کا شکار ہے، جو بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا جی کہ سب ایک پیج پہ ہوں، فوج اور وہ ایک پیج پہ تھے، ایک پیج پہ ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کرے اس ملک کے سارے ادارے ایک پیج پہ آ جائیں اور وہ ایک پیج آئین ہے، پارلیمان بھی اس پہ چلے، حکومت بھی اس پہ چلے، فوج بھی اس پہ چلے، عدلیہ بھی اس پہ چلے، وہی ایک پیج ہے جو اس ملک کو آگے لے کے چل سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب کوئی اور پیج لے کے چلنا چاہتے ہیں اور وہ سارے اداروں کے ساتھ لڑائی کر کے، کنفیوژن پھیلا کے، انسرٹینٹی سے اپنے لیے وہ جو پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر کوئی فاشزم کا ایجنڈا لے کے چلنا چاہتے ہیں، کوئی آمرانہ شخصی حاکمیت کا قیام کرنا چاہتے ہیں، سارے اداروں کو ڈیمولش کر کے۔
जो अपोजिशन का एक नैरेटिव रहा है और जो खान साहब कहते रहे कि हुकूमत और फौज जो है वो एक पेज पर हैं, जबकि अपोजिशन कहती रही, बल्कि नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज तो बड़ी क्लियर कट कहती रही, आप लोग भी बातें करते रहे कि ये फौज और हुकूमत एक पेज पे नहीं, फौज की कुछ शख्सियात और हुकूमत एक पेज पे हैं। तो अब खान साहब के इस एक्शन ने, इस अमल ने या रद्द अमल ने ये साबित नहीं कर दिया कि नैरेटिव अपोजिशन का ही ठीक था? देखिए, मैं तो पहले का आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं। मेरी नजर में तो ऐसा होना चाहिए, खान साहब कहे ना कहे, मैं कहता हूं कि इस मुल्क के सारे इदारों को, हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए, बिल्कुल एक पेज पे होना चाहिए। और वो पेज क्या है? वो पेज आइन है। आइन के अंदर, आइन के ऊपर सबको अमल करना चाहिए। उससे हट के बातें करने का कोई फायदा नहीं है। उसके नुकसानात हैं। जब जब हमने उससे इन्हिराफ किया है, उससे पहलू तही की है, हमें नुकसान उठाने पड़े, अब हमें सबक सीख लेना चाहिए। कमर ज़मान साहब, फिर तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक ही जो समरी है उस पर साइन करने का इख्तियार मुझे हासिल है और मुझे ये नाम भेजे जाने चाहिए थे। तो वो तो आइन की किसने बात कहा कर जी रहे हैं। उनको इख्तियार हासिल नहीं है? लेकिन ये तो सवाल इमरान खान साहब से हो सकता है ना कि जब आपने पिछले डीजी को अपॉइंट किया था, जो उनके अपने हाथों से अपॉइंट हुए थे, क्या उस वक्त भी आपने समरी मंगवाई थी? क्या उस वक्त भी 3 नाम आए थे? क्या उस वक्त भी ये प्रोसीजर फाइल हुआ था या आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फैसला हो गया था? नॉर्मली यही होता है, रूल्स में यही है कि समरी आएगी, 3 नाम आएंगे या 5 आएंगे, उनमें से कोई एक नाम वजीर आजम टिक करेंगे। लेकिन अगर किसी नाम पे इत्तेफाक राय आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का हो जाता है तो माजी में अक्सर या राय तरीकाकार ये रहा कि वो फिर नोटिफाई हो जाता है। और उसके नोटिफिकेशन 2 तरह के निकलते हैं। एक नोटिफिकेशन फौज की तरफ से आता है कि वो कोर कमांडर या वो लेफ्टिनेंट जनरल, फौज ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के डिस्क्रिप्शन पे फार पोस्टिंग कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी तो आखिर बंदा पोस्ट आउट करना है ना। और पीएम हाउस उसको नोटिफाई करता है कि मिस्टर सो एंड सो, लेफ्टिनेंट जनरल सो एंड सो इज अपॉइंटेड एज ISI चीफ। तो ये 2 नोटिफिकेशन होते हैं। लिहाजा अगर इस पे कोई इत्तेफाक राय हो गया था तो मामला ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेट। कमर ज़मान साहब, बलूचिस्तान में भी एक बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। क्या इस्लामाबाद का बहरान और बलूचिस्तान का बहरान, पॉलिटिकल बहरान की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंटरलिंक है आपस में? मुझे तो नहीं पता जी कि मैं इसकी कोई तस्दीक कर सकूं, इसकी कोई वजह बयान कर सकूं, लेकिन एक बात मुझे पता है, पाकिस्तान की तारीख ये है कि जब भी कोई क्राइसिस बलूचिस्तान से शुरू हुआ है, फिर वो पूरे मुल्क के अंदर एक क्राइसिस की शक्ल बनी है। बलूचिस्तान से चलने वाली तब्दीली की जो हवाएं होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर पूरी हुकूमतों को तब्दील करती हैं। ये कोइंसिडेंस है क्या है मुझे नहीं पता है। इस वक्त अपोजिशन क्या प्लान कर रही है? पीडीएम क्या प्लान कर रही है? क्या आप पीडीएम को ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा? लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है पीडीएम। आज फैसलाबाद में पीडीएम जलसा तो भी है। फौत हो चुकी। पीडीएम, देयर इज नो पीडीएम इन द कंट्री नाउ। पीडीएम तो कोई बॉडी तो नहीं बनी थी ना। पीडीएम तो अंडरस्टैंडिंग थी 10 जमातों की, और उसमें एक चार्टर था। उस चार्टर से इन्हिराफ कर चुके हैं जो पीडीएम के पुराने मेंबरान थे, वो जमातें, जो उसका बेसिक चार्टर था कि हुकूमत का फौरन खात्मा और नए इंतखाबात का इनेकाद। आज मुस्लिम लीग तो कह रही है कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। वो तो मांग रहे हैं कि 2023 के इंतखाब तैयार हों। लिहाजा उसके चार्टर से भी हो चुका और 2 जमातें उसको छोड़ चुकी हैं, लिहाजा वो तो अब फौत हो गई। हाँ, अपोजिशन को इकट्ठे होना चाहिए। उस इकट्ठ के लिए पीपल्स पार्टी कभी पीछे नहीं रही, लेकिन एक उसकी बुनियादी शर्त है, वो शख्सियत नाम भी होता है। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल, हर जमात की अपना एक तशख्खुस और उसका एहतराम है। अगर दीगर जमातें छोटी हो या बड़ी दूसरी जमातों का एहतराम नहीं करेंगी और अपने रवैये उन पर ठोंसना चाहेंगी तो ये अलायंसेस की या किसी इत्तेहाद की सूरत नहीं बना सकता। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क के अंदर अपोजिशन की जमातों ने हमारे साथ वो सलूक किया कि उन्होंने उस अपोजिशन के इत्तेहाद को तोड़ा, और आज उसका नतीजा ये है कि मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, रोज नए नए बम फूट रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो बेबस है, इसलिए कि उनको वो जितनी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ लीडरशिप चाहिए थी वो नहीं दी जा पाई। कमर ज़मान साहब, पीडीएम जो बची खुची पीडीएम है वो तो इस वक्त फैसलाबाद में पीडीएम है ही कौन सी बची खुची, क्या नहीं है पीडीएम अब है ही नहीं। चले बची खुची कुछ जमातें जो इकट्ठी हैं उसकी बात करें।
2-3 जमातें तो है ना उसमें। जी थैंक यू सर, थैंक यू। वो तो जलसा करी, आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या रिएक्शन दे रही है इस महंगाई पे? हमारा भी जी इंशाल्लाह कल जलसा हो रहा है और उस पर हमारा रिएक्शन आ जाएगा। कल कराची में जलसा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब। नाजरीन, आपने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लोकल गवर्नमेंट का जिक्र करेंगे। जी नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की, और लोकल गवर्नमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कल बल्दियाती नुमाइंदों को ये हुक्म दिया है जो सस्पेंड थे कि वो बहाल हैं और वो जाकर अपने ऑफिस को टेक ओवर करें। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे आप अपने ऑफिस को। एडवोकेट जनरल को पंजाब को ये हदायत की गई है कि वो इनको फैसिलिटेट करें और ये अपने ऑफिस होल्ड करें और वहाँ पे जाकर काम करें। इसके बाद लाहौर के जो लॉर्ड मेयर हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, वो आज अपने ऑफिस में पहुँचे टाउन हॉल में। उनके साथ बल्दियाती नुमाइंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वहाँ पे क्या हुआ, क्या उनको ऑफिस मिल गया है और उनको इख्तियारात मिल गए हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, या वहाँ पे मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड मेयर लाहौर जनाब मुबशर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी वालेकुम। कर्नल साहब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे आपने अपने ऑफिस को होल्ड कर लिया है, आज गए हैं आज आप अपने ऑफिस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी आपसे बात भी ऑफिस में बैठा कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल है? काफी अरसे बाद आपने अपने ऑफिस में गए हैं दोबारा, तो अकेले हैं या आपके अपनी बल्दियाती जो टीम है लाहौर की वो भी साथ है आपके? जी सुबह हम 10 बजे के करीब यहाँ आए थे और कोई 100-150 चेयरमैन मेरे साथ था यहाँ, तो वो अभी सारे एक दूसरे को मुबारकें देके वो चले गए हैं वापस। जो ऑफिसर्स हैं कारपोरेशन की, उनकी मीटिंग बुलाई है, तो उनके साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक कैसे चीज़ें चल रही हैं। अगला लाए अमल जो है वो देखेंगे। मगर फिलहाल ये है कि सुबह से कोई काबिल जिक्र ऑफिसर यहाँ नहीं है। सीईओ का पता चला छुट्टी पे है, जो पीएसओ हैं वो भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। कर्नल साहब, आज हफ्ते का दिन है, क्या हफ्ते को कारपोरेशन ऑफिस में यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में छुट्टी होती है? यहाँ पे हमारा जो टाउन हॉल नहीं जी, कारपोरेशन ऑफिस जो है यहाँ पर सिर्फ इतवार को छुट्टी होती है जी। तो आज आप जिस तरह बता रहे हैं, ना सीईओ हैं ना दीगर ऑफिसर हैं, वो जानबूझ के नहीं आए कि आपने आना था, वो जानबूझ के नहीं आए या क्या उनकी तरफ से क्या वजाहत दी गई है? मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कल जो वहाँ हदायत दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो नीचे शायद पास ऑन नहीं की हैं। मेरा तो ये ख्याल है, रात को तकरीबन 12:30 बजे कारपोरेशन के एक अफसर का फोन आया था कि जी अगर आप सुबह ना आए नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर आप मंडे या ट्यूसडे को तशरीफ लाएं या वेडनेसडे को। तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खाली हुक्म नहीं मिला, बहुत सख्त हुक्म मिला है कि आप लोग दफ्तरों में बैठें, जो आपको रोकते हैं उनका हमें बताएं। तो लिहाजा मेरे लिए तो हुक्म वही है, तो मैं दफ्तर आ गया हूँ। आपको जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करना है वो आप जाने और वो जाने। आज ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, बिजली भी महंगी की गई है, गैस के बारे में खुशखबरी सुनाई गई है कि आने वाली सर्दियों में गैस कम दस्तयाब होगी शहर लाहौर को। पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बारे में भी बात की गई है। आज आपके इस टाउन हॉल में बल्दियाती नुमाइंदे इकट्ठे हुए, 100-150 लोग आपके जो काउंसलर्स थे वो आपके बकौल आए। तो ये सारे लोग हैं जो गली मोहल्ले के लोगों की, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। तो पब्लिक का रिएक्शन क्या बताया गया है इस सारी सिचुएशन पे जो मैंने डिस्कस किया? पब्लिक का रिएक्शन देखिए, आप भी बताते हैं और हमारे पास तो पल्स होती है ना गली मोहल्लों की। एक काउंसलर जो है वो 4-5 हजार वोटर से वोट लेकर आता है, गली में रहता है, तो वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने गुर्बत खत्म नहीं की, गरीब खत्म हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि लाहौर में तकरीबन 70% लोग जो हैं उनकी जो इनकम है वो 25,000 औसतन है। किसी की 22,000 है, किसी की 28,000 है और एक को 30,000 तक है। तो अब आप उसके जो लाहौर किससे बाहर से आए हुए हैं परदेसी लोग हैं, 8,000 रुपया किराया ले लें, 6,000 रुपया बिजली का बिल ले लें आप, और उसके बाद तेल 400 रुपये, चीनी 120 रुपये और गंदम जो है वो 100 रुपये
किलो आटा। तो अब ये है कि गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, गरीब ये ख़त्म कर देंगे और फिर यही है कि शहर मुर्दा बन जाएगा लाहौर और पूरा पाकिस्तान। अल्लाह ताला हुक्मरानों को कोई अकल दे दे। जी नाज़रीन, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से लॉर्ड मेयर लाहौर की गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।